तो अपनी डेटा एनालिटिक्स विद एआई कोर्स की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स के अंदर में कई सारे कोर्सेज हैं, तो इसमें हम डेटा एनालिसिस के बारे में डेटा एनालिसिस को हम एक्सेल के थ्रू करेंगे, क्योंकि एक्सेल जो हमारा प्राइमरी नीड है, एक्सेल को नहीं सीखेंगे तो बाकी नहीं हो पाएगा। चाहे आप कोई भी टूल्स यूज करें, एक्सेल पे आपको वापस तो आना ही है। इसलिए हम अपनी कोर्स की शुरुआत एडवांस एक्सेल से करेंगे। तो एक्सेल की सबसे शुरुआती टॉपिक क्या होनी चाहिए, इस पे मैंने काफी मंथन किया था और मैंने एक चीज पाया कि जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा सिलेक्शन। जब तक हम डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। इसलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत डेटा सिलेक्शन से करेंगे। डेटा सेलेक्ट करने के लिए किस तरह की टूल्स और किस तरह की शॉर्टकट्स इस्तेमाल की जाए ताकि हम इजीली एक बड़े से बड़े डेटा को सेलेक्ट कर ले, ताकि हम उस पर आगे चल के कुछ भी, चाहे आपका पिवट हो, चार्ट हो, फिल्टर हो, एवरीथिंग या कॉपी पेस्ट करना हो तभी हो पाता है जब आप डेटा सेलेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप माउस से डेटा सिलेक्शन करते हैं तो जस्ट क्लिक किया और यहां तक आए, डेटा सेलेक्ट हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर माउस से ही डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में कर्सर रखें, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की होल्ड करें। जी हाँ, शिफ्ट की को दबा के रखें और लास्ट में क्लिक कर लें, आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका मेथड क्या है ये जानिए। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और नीचे जब क्लिक करना है तो शिफ्ट के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, मूव होता है कर्सर, लेकिन शिफ्ट के साथ सिलेक्शन होता है। अच्छा, आप लोग जो है कुछ नोट करनी मत कीजिएगा, क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। अब इसमें अगर हम बात करें एक बड़े डेटा पे, तो मैं एक बड़ा डेटा खोल कर दिखाता हूं। जैसे कि एक बड़ा डेटा ये है। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और स्क्रॉल बार से नीचे जाएंगे। ऐसा जाने का एक और फायदा है कि हम एक नजर डेटा को भी देख लिए। अगर डेटा के अंदर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो हम इजीली उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये रहा। अब कीबोर्ड से सिलेक्शन करना है तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए। और बहुत सारे लोगों को ये शायद कंफ्यूजन होगी कि कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। ऐसा नहीं है। कंट्रोल ए का कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट करेंट रीजन। जी हाँ, सिलेक्ट करेंट रीजन। यहाँ होम मेनू के अंदर में जब आइएगा आप तो यहाँ आता है फाइंड एंड सिलेक्ट। इसके अंदर होता है गो टू स्पेशल, और गो टू स्पेशल में यहाँ होता है करेंट रीजन। क्या होता है, करेंट रीजन। अब इस करेंट रीजन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपका डेटा सिलेक्ट होता है। अब क्या फर्क पड़ता है, सिलेक्ट ऑल हो, सिलेक्ट करेंट रीजन हो? फर्क तब पड़ेगा जब आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो होगा या कोई ब्लैंक कॉलन होगा। दैट टाइम डेटा आपका सिर्फ उस ब्लैंक से ऊपर ही सिलेक्ट पाएगा। अब आप जो है इमेजिन कीजिए कि आपके पास 50,000 का डेटा था, उस पर आपने पिवट बना दिया और आपको पता नहीं था, आपने चेक नहीं किया कि 45,000 के बाद एक ब्लैंक रो था। तो क्या हुआ कि सारे के सारे डेटा लॉस्ट हो गए। क्या हो गए, सारे डेटा लॉस्ट हो गए। तो ऐसे केस में क्या करें, तो ऐसे केस में आप ब्लैंक चेक कर ले। तो कैसे पता चलेगा कि डेटा में ब्लैंक है, इसके लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट इस्तेमाल कीजिए, कंट्रोल डाउन एरो। कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो करते ही आपका कर्सर वहीं जाके रुकेगा जहां पे आपका डेटा है। कहां जाके रुकेगा, जहां पे आपका डेटा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बड़े डेटा पे कैसे पता चलेगा, तो बड़े डेटा पे दिखाता हूं मैं। यहाँ पे आए, कंट्रोल डाउन एरो करते ही कर्सर कहां रुका, सबसे लास्ट में। अगर लास्ट में पहुंच गया इसका मतलब है कि नो ब्लैंक। अगर ब्लैंक होगा तो वो उसी के ऊपर जाके रुक जाएगा।
लेकिन सिलेक्ट करने का एक और तरीका है जो हम मंजली यूज करते हैं कि हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो करके भी हम इस तरह से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तरीका तो है ही। उसके अलावा एक और तरीका आता है, अगर एक ही बार सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट END एंड परसेंट नहीं, यहाँ पेज डाउन के बगल में कीबोर्ड में होगा एंड, इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा सिलेक्ट कर लेगा। तो इसका यूज होता है यूज रेंज को सिलेक्ट करने के लिए, यूज रेंज। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, एक्सेल नॉर्मल एक्सेल के साथ प्रॉब्लम है बट वीवी के साथ नहीं। हम वीवी में इसका यूज बहुत करते हैं। जैसे हमने कुछ डेटा लिखा और हम भले ही इसको डिलीट कर दिए, लेकिन अब ये एक्सेल इसको यूज सेल में मान लेगा। जब कंट्रोल शिफ्ट END करिएगा तो ओबी एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये चीजें वीवीए पे ज्यादा सुटेबल होती है न कि एक्सेल पे। तो अगर ओपिनियन है कि आप कैसे डेटा सिलेक्ट करें तो मैं आपको बताऊंगा कि एक बार डेटा के अंदर चेक करें कि कोई ब्लैंक रो है या नहीं है। ठीक है, क्या करें, डेटा के अंदर एक चेक करें कि ब्लैंक रो है या नहीं। कैसे, ऊपर से कंट्रोल डाउन करके सिलेक्ट कर ले। अगर ब्लैंक रो नहीं है तो जस्ट यहीं पे कंट्रोल A कर लें, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप डाउन एरो किए और यहाँ पे आपके पास ब्लैंक मिला तो आप इसके ऊपर जाइए वापस कंट्रोल अप एरो से और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन 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 करके डेटा सिलेक्ट करें, या फिर ब्लैंक रो को रिमूव कीजिए। जनरली तो हम ब्लैंक रो को ही रिमूव करते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में आपको बताया। हालांकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी रिकॉर्डिंग से आपको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लक्ष्मी जी, आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है? अब यहाँ पे ऊपर सर्च दिख रहा है, इस पे जाएं या F1 से प्रेस करें। जैसे F1 प्रेस कीजिएगा आपको यहाँ पे एक्सेल हेल्प खुल के आएगा। क्या खुल के आएगा? एक्सेल हेल्प। इसमें आप सर्च कीजिए लिमिट्स। क्या सर्च कीजिए? लिमिट्स। इस लिमिट्स पे ऐसे माफ कीजिएगा, शॉर्टकट सर्च करना है, शॉर्टकट। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर चीजें सर्च करने के जनरली हम गूगल पे जाते हैं, और नया नया भी ट्रेंड चला है कि हम चैट जीपीटी AI से पूछते जा सकते हैं। बट एक्सेल के अंदर खुद ब खुद इसका एक हेल्प सपोर्ट है जिसमें हर एक चीज प्रूफ रीड के साथ डाला हुआ है। AI या गूगल पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी या तो लेस मिल सकती है या रॉन्ग मिल सकती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी चीज सर्च करना हो एक्सेल से रिलेटेड तो आप प्रेफर करें गूगल का हेल्प सपोर्ट। गूगल का हेल्प सपोर्ट सर्च करने से क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्सेल का हेल्प सपोर्ट, इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई चीजें सर्च करेंगे आपको 100% प्रूफ रीड के साथ करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहां देखिए मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट को सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि हर एक इंफॉर्मेशन हमें करेक्ट मिला, यहां पे मिल गया। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम शॉर्टकट कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक्सेल की लिमिटेशन पता करनी है, मुझे कि एक्सेल की लिमिटेशन क्या है, कितने रो है, कितने कॉलम है, वगैरह वगैरह। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया लिमिट्स, लिमिट सर्च किया एक्सेल हेल्प में, तो एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स, और यहाँ देखिए सारे आ गए। कितने फाइल ओपन कर सकते हैं, कितने रो एंड कॉलम्स हैं, कितने करेक्टर कॉलम विड्थ हो सकते हैं, कितना पेज ब्रेक हो सकता है, कितना करेक्टर एक सेल में लिख सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर नेस्टेड इफ के अंदर हम कितने इफ लगा सकते हैं या सम इफ्स में कितने कंडीशन दे सकते हैं। तो यहां है कि जब तक फॉर्मूले का लेंथ 32,767 से ऊपर ना हो जाए तब तक डाल सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस है, टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल की सबसे पॉपुलर फॉर्मूला वी लुकअप। यहां पे सर्च कीजिए, सर्च करते देखिए आपको आ गया।
अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं आएगा, इससे रिलेटेड यहाँ देखिए दिख रहा है ना, वीडियो भी आएगा। क्लिक करते ही एक्सेल हेल्प सपोर्ट खुलेगा और वहां पे वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। देखिए यहाँ वीडियो भी प्ले हो सकता है। Use the VLOOKUP function in Excel to quickly find information in a table. तो ये आपका एक्सेल का, क्योंकि हमारे जमाने में गूगल क्या करता था कि अलग अलग वेबसाइट से चीज, हमारे जमाने में अभी भी करता है, देता है, तो उस पर क्या इंफॉर्मेशन हमारे जैसे आप जैसे लोगों ने डाल रखा है एज ए आर्टिकल्स, एज ए क्या बोलते हैं वेबसाइट पे, तो प्रूफ रीड नहीं है ना। कई बार आपने खुद ही सर्च करके देखा होगा कि कई इंफॉर्मेशन आपको गलत मिला होगा, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन की। अगर मल्टीपल सेल सिलेक्शन करना हो तो कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट कर सकते हैं। शायद ये चीज आपको पता होगा, लेकिन इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की सिलेक्शन में आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। जैसे कॉपी करेंगे आपको मना करते हैं। तो अगर आपको ये चीजें कॉपी करनी हो मल्टीपल सेल सिलेक्शन में, तो आपको कंट्रोल के साथ सीक्वेंस में सिलेक्ट करना होगा। देखिए सीक्वेंस, पूरा रो ही लिया हमने, अब मैं कॉपी कर सकता हूँ, या पूरा कॉलन है तो इस तरह से कॉलन में लेना है तो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे दो है, जैसे दो यहाँ लिया तो अगले कॉलन में भी दो ही लेना पड़ेगा, सेम रो, तब हम कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज कॉपी नहीं कर पाएगा। हाँ, आप अलग अलग सिलेक्शन करेंगे लेकिन कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे तो वो इकट्ठा पेस्ट होगा। अच्छा, इसका यूज हम लोग सीट पे भी करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कई सारे शीट्स हैं, अब मुझे हर शीट पे डेट लिखना है, तो जनरली आप क्या करते हैं कि यहाँ पे डेट लिखते हैं और कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मेरा एक सजेशन ये रहता है कि हम अपने कीबोर्ड का पहले सीट पे आएंगे, पहले जो पहला नंबर सीट है उस पे आएंगे, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक करें, तो पूरा का पूरा सीट देखिए सिलेक्ट हो गया, ऊपर में आ गया ग्रुप। अब मैं कुछ भी करूंगा कार्बन कॉपी की तरह हर एक सीट पे होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट लिखा और यहाँ पे डेट डाल दिया, अब देखिए हर शीट पे सेम लोकेशन। मैं एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सीट 1 पे गया, पहली नंबर शीट पे, पहले नंबर पोजीशन की सीट पे, और शिफ्ट की को होल्ड किया, सबसे लास्ट में क्लिक किया। अब यहां पे मान लीजिए मैंने टाइम को लिखा, अब यहां हमने टाइम टाइप किया, तो अब देखिए सारे शीट पे सेम लोकेशन में टाइम हो। लेकिन कई बार हमें सारे शीट में कुछ सिलेक्टेड शीट में करना होता है, तो हम शिफ्ट के जगह कंट्रोल को होल्ड करेंगे और जो सिलेक्टेड शीट पे जो करना है कर सकते हैं। हम सिर्फ टाइप ही नहीं, ऊपर दिए गए जितने भी ऑप्शंस अनेबल है ना, वो सारे ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्मेटिंग पे किया, देखिए अब सीट 2 पे तो नहीं हुआ, बट सीट 3 पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ, सीट 4 पे नहीं, सीट 5 पे देख सकते हैं। तो डेटा सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, कुछ पूछना है आप लोगों को या शॉर्टकट्स में? अमित जी, अमृत जी, गोराचंद सिंगला जी, कुछ पूछना है? गोराचंद जी आपने लेट ज्वाइन किया है तो सेशन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो पहले की जो चीजें छूट गई है वो रिकॉर्डिंग्स आपको दिख जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। अब हम बात करते हैं कुछ एक और चीज पे, कैलकुलेशंस पे, और हम डॉलर के बारे में भी बात करेंगे और फिर हम कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने कुछ नंबर्स यहाँ डालते हैं, वैसे टाइप कर रहा हूं, मुझे हर नंबर्स में 20 ऐड करके यहाँ बी पे शो कर, तो हम जनरली क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इसको प्लस करेंगे, प्लस का सिंबल देंगे और यहाँ पे 20 को टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आ गया रिजल्ट। अब यहाँ A1 क्या है, सेल एड्रेस है, एक कॉलन एंड 1 नंबर रो। जब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया। तो जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, ये अपने आप को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो एक बेनिफिट है। अब इमेजिन कीजिए कि आपको हर सेल में फॉर्मूला लगाना हो तो कितना मुश्किल होता, तो ये बेनिफिट है। और प्रकृति में कोई भी चीज बेनिफिट देता है तो नुकसान भी देता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया, अब मुझे जो ऐड करना है वो ऐड करना है A1, A कॉलम की वैल्यू पे
D1 की वैल्यू, और जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं यहाँ कर दिए, और फिर इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। यहाँ नीचे की तरफ जब ड्रैग किए तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ तक D1 सही था, बट यहाँ पे जैसे A2 हुआ तो जाहिर सी बात है D2 भी होगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ कि कैसे करें। अब आप लोग कुछ लोग जानते होंगे कि इसको हम लोग डॉलर से फ्रीज करते हैं। क्या करते हैं, डॉलर से फ्रीज करते हैं। तो ऐसे केस में हम 1 के आगे डॉलर का साइन लगा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहां से हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब देखिए ए आपका D1 हर जगह पे फिक्स हुआ। अब मैं डी के आगे क्यों लगाया, क्योंकि मुझे टॉप टू बॉटम ड्रैग करना था। क्या करना था, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर, टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट नहीं करना, तो इसलिए डी के आगे डॉलर नहीं लगाया। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो देखिए डी हमारा ई बन जाएगा। अगर मुझे ई वापस बनाना है तो यहां पे ई के डी के आगे डॉलर का साइन लगा दीजिए, ये आपका आगे भी ड्रैग करेंगे तो नहीं हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है कि सर कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे डॉलर लगाएं, क्योंकि डॉलर लगाने तो मोस्टली सबको आता ही है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना डॉलर, कहाँ डॉलर लगाना है। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देंगे। प्लीज म्यूट रखिए संदीप जी। अब यहां पे सिंपली हमने 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10 अब यहां पे मैं 10 20 30 40 50 या फिर एक काम करता हूँ, पहाड़ा कर देता हूँ यहाँ 12 13 14 15 17 और 18। अब मुझे इसका टेबल लिखना है, तो ये क्या करेंगे जनरल, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाई इसको करेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ आ गया 10 टू 20। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा और आगे ड्रैग करूंगा, क्योंकि अगर मैं जनरली ऐसे ड्रैग कर दिया बिना फ्रीज किए हुए तो रिजल्ट देखिए गड़बड़ आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है ना सर। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम मुझे फ्रीज करना हो, लेकिन किसको फ्रीज करना है, तो एक नीचे ड्रैग करेंगे और एक राइट में ड्रैग करेंगे। अब मैं नीचे वाला पे क्लिक करके डबल क्लिक किया तो देखिए 10 3 जा 30 आना चाहिए, तो ठीक है, तो 3 तो सही सिलेक्टेड है, बट 10 गलत सिलेक्टेड है, 10 की जगह पे 20 सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाए, मतलब कि ये आपका जो है ना, ये जो है आपका, मतलब यहाँ जो आपका 3 हो गया, ये आपका C3 जो हो गया वो आपका C4 होना चाहिए, सॉरी C2 होना चाहिए, ठीक है आपको। तो मुझे 2 3 जो है उसको इंक्रीज नहीं करना है, उसको रोकना है, तो यहाँ पे 2 के आगे डॉलर का साइन लगा दिया जाए। सेम यहाँ पे आया, ये देखिए ये 12 तो सही है कि 12 2 जा करना था, बट 2 के जगह 20 आया, मतलब कि ये यहाँ होना चाहिए, मतलब कि जो B है वो C बन गया, तो B को B रखना है यहाँ पे देखिए। तो इसके आगे B के आगे डॉलर का साइन लगा देंगे। अब ये दोनों को डिलीट कीजिए और ड्रैग। तो इस तरह से डिसाइड करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि हमें कहाँ डॉलर लगाना है, कहाँ डॉलर नहीं लगाना है। समझ में आया, दोबारा बताऊं, डॉलर साइन कहाँ पे लगाना है ये पता चल गया, या दोबारा बताऊं आप लोगों को, दोबारा बता दूं सर, चलिए। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि मुझे हर नंबर को डिवाइड करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसको। तो जनरली हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाई C2 करते, B2 B3 कर दिया हमने,
तो यहाँ एक आ गया, बट ड्रैग करने पे गलत आ रहा है, तो मुझे इसको फ्रीज करना है डॉलर लगा के, ताकि मेरा जो जो मुझे इंक्रीज करना है वही इंक्रीज हो, जो जरूरत हो, बाकी इंक्रीज ना हो। अब इसमें मैं कंफ्यूज हूं कि क्या करूं, तो मैं सिंपल सा एक रो डाउन में और करना है, एक रो राइट में ड्रैग कर दूं। अब मैं जो ड्रैग होके रिजल्ट आया जो कि गलत है, उस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ देख सकते हैं कि जो 20 है 10 होना चाहिए, तो 10 मतलब कि ये आपका देखिए C2 होना चाहिए था, लेकिन ड्रैग होके करने के बाद C3 हो गया, मतलब C2 को हमें फिक्स करना है। तो हम यहाँ जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है उस पे आएंगे और इस पे हम 2 को फ्रीज कर देंगे डॉलर साइन लगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया, देखिए यहाँ 12 तो सही था, बट मुझे 12 2 जा करना था, मतलब कि हमें यहाँ बी रखना था, देखिए B3 रखना था, बट ये C3 हो गया था, तो B3 के आगे, बी के आगे हम डॉलर का साइन लगा दें सिंपली। अब मैं इसको डिलीट करूंगा और अपने ओरिजिनल फॉर्मूला को राइट एंड डाउन ड्रैग कर, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको इससे भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। अब चलिए थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे भी डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 30 डाल दिया, इनको आपस में सम करना है। तो आपस में सम करने का दो तरीके, एक तो मैं सम जो कि इनबिल्ट फंक्शन है उसका इस्तेमाल करूंगा, दूसरा हम इसमें हम करेंगे प्लस, जो हमारा ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ए प्लस इस तरह से, माइनस मल्टीप्लाई, ये आ गया डिवाइड, और ये आ गया पावर, पावर शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। मतलब सम से भी सम किया जा सकता है और इस ऑपरेटर से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। देखिए सम इनबिल्ट फंक्शन, जो आपके फॉर्मूला वार में इतने सारे फॉर्मूले दिए होंगे, लेकिन अमृत जी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो कैलकुलेशन आपको चाहिए उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन हो। ऐसे केस में आपको इस मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब इसके लिए आपको हम 3 एग्जाम्पल देंगे। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बाय, हमने कोई प्रोडक्ट को 50 रुपीज में बाय किया और ये हमारा सेल, उसको हमने 60 रुपीज में सेल कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अब इस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, देख सकते हैं कोई फॉर्मूला नहीं, तो क्या करें, हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हम मैथ की तरफ जाते हैं। तो मैथ हमें कहता है कि किसी प्रोडक्ट को बाय और सेल के लिए यहाँ पे कि सेल माइनस बाय, सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बट बोर्ड मास मेथड को यूज करते हुए, इन दी ब्रैकेट सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। बोर्ड मास मतलब कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करना जरूरी है, अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल ना करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, ये आ गया, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर 20% आ गया। अब थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं मैं इसको। हमने लिया प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। हमने बोला कि 50,000 हमारा प्रिंसिपल है, 50,000 करना चाहिए था, और 8% हमारा रेट इंटरेस्ट है और 3 साल का टाइम है। इसका अमाउंट क्या है? हालांकि इसकी कैलकुलेशन के लिए एक्सेल में एफवी नाम का, फ्यूचर वैल्यू नाम का फॉर्मूला है, बट मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि लाला जी की कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा अलग। तो मैं चाहता हूं इसकी कैलकुलेशन अपने फॉर्मूले पे करना। अब लाला जी ने आपको फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला ये बताया। अच्छा, ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आपको मैथमेटिक घुसे रहा हूँ एक्सेल में, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैथमेटिक का पीछा तो बड़ी मुश्किल से छूटा है, आप इसी क्लास में मैथमेटिक घुसे गए हैं, लेकिन आज ही क्लास में थोड़ा सा है कैलकुलेशन का पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं।
तो ये हमारा फॉर्मूला, n मतलब कि n इक्वल टू 12 मंथली एडिशन 12, ये हमारा मैथमेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि कई बार आपने देखा होगा लंबे लंबे फॉर्मूले लगाते हुए। मैंने आपको याद किया होगा कि मैंने आपको एक डैशबोर्ड दिखाया था क्लास में, जिसमें हमने इतना लंबा फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो आपने शायद देखा होगा कि सुजीत सर ने सारे फॉर्मूले एक ही बार में लिख दिए थे एक ही तरीके से। ऐसा नहीं, इस इतने लंबे फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका है, आज मैं उसी तरीके को समझा रहा हूं। तो इस कैलकुलेशन को हम एक साथ नहीं करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पे इक्वल इन दी ब्रैकेट प्लस इन दी ब्रैकेट आर, जो कि ये रहा, डिवाइड बाय 12। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब डिफरेंस कैलकुलेशन हो तो ब्रैकेट में करें, ताकि बोर्ड मास का कंसेप्ट बना रहे। तो हमने बीच का कैलकुलेशन कर लिया। यहां पे फिर करेंगे हम टी, टाइम जो हमारा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। अब इन दोनों का पावर, जो पावर है, पावर निकालेंगे और जो फाइनली रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंसिपल जो 50,000 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर मैं एफडी का फॉर्मूला लगाता तो एक सेल में कैलकुलेशन आता, तो मैं भी इस सारे कैलकुलेशन को यहाँ एक सेल में करना चाहता हूँ। इसके लिए एक मेरा इजाद किया हुआ, मेरा इन्वेंट किया हुआ मेथड है फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। हम फॉर्मूले को पहले टुकड़ों में लगाते हैं, फिर इसको एक के नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ हमने इसको उठाया, कॉपी किया, एस्केप प्रेस करके बाहर निकला, और यहाँ क्या है B14। अब इस B14 के अंदर हम फॉर्मूला को पेस्ट कर देते, सिंपल। सेम यहाँ पे C14 का फॉर्मूला उठाए, इक्वल कॉपी नहीं करना है, इक्वल के बाद सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और एस्केप प्रेस करके बाहर आएगी, और एड्रेस का C14 के जगह पे C14 का फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। मतलब इन दोनों को डिलीट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फाइनली मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ इसमें जहां हमारा D14 है उसके जगह पे पेस्ट कर दिया। एंड लास्ट में हम इसको कट करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी करने पे आपका चेंज होगा ना, BCDAF हो जाएगा, इसलिए कट कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर। तो सिंपली आपका लग जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इतना फॉर्मूला तो ऐसे भी लगा सकते हैं, तो इतना झमेला करने की क्या जरूरत है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं, एक और कैलकुलेशन जो कि है MRP की कैलकुलेशन। एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट जो है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 50 रुपीज है, उसकी MRP निकालनी है। अब MRP निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस छोटा सा प्रोसीजर है। मैन्युफैक्चरर कहता है कि मैं 50 रुपीज बनाता हूं और मुझे 5% का कमीशन चाहिए, मतलब कि मैं 50 का 5% निकालूं और यहाँ पे 50 का 5% निकालूं और उसमें ऐड कर दूं, और 52 रुपीज में मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मुझे 10% का कमीशन चाहिए, मतलब जो 52 का 10% 50 का नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कितना बनाया वो रिवील नहीं करना चाहता डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने जो खरीद किया है उस पर मुझे 10% का कमीशन चाहिए, और 10% का कमीशन 52 रुपीज पे ऐड करके वो बेच देता है किसको, होलसेलर को। होलसेलर कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मुझे जो खरीद पड़ी है 57 रुपये 75 पैसे, उस पर मैं 15% का कमीशन ऐड करूंगा और इसको मैं बेच दूंगा किसको, रिटेलर को। रिटेलर कहता है मैं तो लास्ट में हूं, कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट है, मेरी मेहनत ज्यादा है, तो मैं लूंगा 20%।
तो फाइनली 50 का समान 79 में आया। इसके लिए मैंने इतने सारे सेल ऐड किए, मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो जो फॉर्मूला मर्जिंग मैंने यहाँ अपनाया था यही सीखेंगे। और अभी आप सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इतने लंबे फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है। तो हमने अलग अलग लिख लिया, अब फॉर्मूला मर्ज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगा के चेक कर लिया, रिजल्ट बिल्कुल सही है, तो हम इस पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, एस्केप मार के बाहर आएंगे, और यहां जहां हमारा C17 है, C17 के ऊपर ब्रैकेट में, याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं इसको डिलीट करके चेक करूंगा कि फाइनल रिजल्ट चेंज तो नहीं हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, मतलब सब कुछ सही है। फिर वापस इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया। दो चीज ध्यान रखिएगा, इक्वल को सिलेक्ट नहीं करना है, और कॉपी करने के बाद कहीं पे क्लिक नहीं, एस्केप प्रेस करना है। और जहां से कॉपी किए उसका एड्रेस C18 याद रखिएगा, जो भी एड्रेस है आपका वो याद। और जहां जहां C18 है सब जगह यहां पे हम पेस्ट कर दें और इसको डिलीट कर। तो शुरुआती दौर में जब आपकी फॉर्मूले पे कमांड अच्छी नहीं होगी, कंफ्यूजन होगी, तो ये मेथड आपके लिए सबसे अच्छा होगा। बस अलग अलग सेल में फॉर्मूले को लगाइए, और जब रिजल्ट वेरीफाइड हो जाए तो सबको एक साथ इकट्ठा इसी तरह से मर्ज कर दीजिए। और ये मेरा इजाद किया हुआ है, मैंने 2007 में पहली बार किसी को पढ़ाया था। अगर ये कंसेप्ट कोई आपको समझा रहा है या यूज कर रहा है तो दो चीजें हो सकती है, या तो उसने मेरा क्लास या वीडियो देखा होगा, या फिर इत्तेफाक होगा। अब बताइए कि इतना लंबा फॉर्मूला लिखना पॉसिबल था? कट कीजिए, यहां पे पेस्ट। बोलिए सर, अमित जी। पॉसिबल है इतना लंबा फॉर्मूला लिखना? सर आता है ये वाला तो इस तरह के, मतलब कि आपको अगर मैनुअली मैं भी लिखने जाऊं तो मैं भी कहीं कहीं गलती कर दूंगा, लेकिन इस तरह के कंसेप्ट यूज अगर करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए अब थोड़ी सी कुछ और कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कैलकुलेशन में परसेंटेज कैलकुलेशन से। तो एक्सेल के अंदर में परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज टाइप करूं तो मुझे 20% का सिंबल देना पड़ेगा, तब जाके परसेंट का सिंबल आएगा। अगर मैंने 20 टाइप किया और इसके ऊपर मैंने गया परसेंट का सिंबल डाला तो 2000 परसेंटेज आएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू होता है 100%। तो मुझे बाद में परसेंट लगाना है तो 0.20 लिखना होगा, तब हम परसेंटेज लगा सकते हैं। अब परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, इसे 600 का पेपर था और 470 नंबर आपने लाए, या 600 का आपका ये था, कोई टारगेट था, 470 आपने किया, तो कितना परसेंट यूज किया? तो जो आया है उसको डिवाइड कीजिए, तो टारगेट था। और यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप 100 से सिंपली इस पे परसेंटेज का सिंबल लगाएं तो आ जाए। सेम उसी तरह से अगर मुझे 500 का 35% निकालना है, अगर 35% परसेंट सिंबल में हुआ तो वी जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर। लेकिन 35 नंबर में हुआ तो फिर मल्टीप्लाई करने के साथ साथ मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन कम होता है, बट हुआ, ध्यान रखिए। अब एक चीज और आता है कि मुझे 78 को नंबर में 78 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 आपका 78 में। उसी तरीके से अब यहां पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि मुझे मेरा 200 का कोई प्रोडक्ट MRP था, अब मुझे इस पे 30% बढ़ाना। 30% बढ़ाने के बाद इंक्रीज करने के बाद क्या हो, इसको निकालने का 2-3 तरीके हैं। पहला,
कि मैं इसका 30% निकालूं और फिर इसमें ऐड करूं। दूसरा कि मैं इसी को मल्टीप्लाई करूं 130% से, या तीसरा इसी को मैं मल्टीप्लाई करूं 1.30 से। तो जो हमने C3 में एग्जांपल दिया ए वाला, इसको थोड़ा और छोटा किया जा सकता। कैसे? जैसे ये देखिए, हमने क्या किया था कि 50 का 5% निकाला था और इसमें हमने जोड़ा था। तो इसको क्या किया जा सकता था? सिंपली हम यहां पे कर देते, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 105%। तो छोटा हो जाता थोड़ा सा, तो फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो सकता। अब बात करते हैं कि मेरे पास एमआरपी है 100 रुपए, इसमें 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है। तो विदाउट जीएसटी क्या होगा? अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि मैं 100 का 18% निकाल के माइनस कर दूंगा। तो ये जान लीजिए 100 में 18% ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आप 18% कर रहे हो तो 18% का 18% निकाल रहे हैं, जो कि गलत हो। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए ये होगा कि सबसे से हम परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, और मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। तो हम 100 को 118% से डिवाइड करें, तब जाके मेरा कॉस्ट आए। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो जो लोग याद होगा, कुछ लोग कुछ चीजें प्रोडक्ट करते हैं तो जीएसटी नंबर डालते हैं तो रिवर्स हो जाता है वो पैसा। तो जीएसटी नंबर जो आपने डाला, तो उसमें आपको तो पता पहले निकाल लोगे ना कि हाँ भाई जीएसटी अगर हटा दिया जाए तो कितना प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा। तो एमआरपी पे से जीएसटी को एक्सक्लूड करने का एक कोड। तो मेरे हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेशन आप लोगों को आ गया। कोई दिक्कत इसमें? परसेंटेज कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं पूछना? चलिए आगे बढ़ते। तो परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद हम इसमें आते हैं राउंड। जैसे कि यहां हम लिखते हैं 10 पॉइंट, कुछ ऐसा नंबर लिख दिए जो बड़ा है। तो इसको राउंड करने के लिए ऊपर फॉर्मेट में तो है ही, पर फॉर्मेट से जब राउंड करेंगे तो एक छोटा सा दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ये होता है कि ये सिर्फ विजुअलिटी में चेंज होता है। ओरिजिनल आपका देखिए यही रहेगा। मुझे ओरिजिनली चेंज करना है, ऐसे केस में हम राउंड इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला 2 डिजिट चाहिए तो 2 डिजिट आ जाएगा। अब मुझे 0 चाहिए तो सारे डेसिमल्स रिमूव हो जाएंगे। दिख रहा है डेसिमल तो फॉर्मेटिंग कारण दिख रहा है, फॉर्मेटिंग हटाए, कुछ एक्चुअली 10 ही है। तो डेसिमल राउंड करने के बाद, क्यों जनरली आप लोगों को पता होगा, मैं बात कर रहा हूं नंबर को राउंड करने की। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑर्डर आता है 12,368, लेकिन आप बोलते हैं कि मैं 12 में दर्जन के हिसाब से बेचता हूं, इस तरह से नंबर नहीं लूंगा। तो दर्जन के हिसाब से कौन सा नंबर, कितना नंबर होगा इसके नियरेस्ट। तो लोअर में देखना है तो आता है फ्लोर, और हमने 12 कर दिया तो देखिए कि 12,360 होगा। और अपर में आता है सेलिंग, मतलब ज्यादा में। तो यहां हमने किया 12, राउंड कर देगा नंबर को 12 के हिसाब से 12,372। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो एक और एग्जांपल देता हूं। आप एटीएम में जाते हैं, आपने अमाउंट डाला कि मुझे निकालना है 9,650। तो एटीएम क्या बोलता है? प्लीज एंटर द अमाउंट इन 500 डोमिनेशन। अब मान लीजिए कि एंटर आपके एटीएम जो आपका एक्सेल से चल रहा है, और आप उसको 2 ऑप्शन देना चाहते हैं कि भाई तुम जो है 9500 निकालो या 10,000 निकालो। 2 ऑप्शन चूज करने के लिए दे रहे हैं। तो कैसे आएगा? तो 9500 क्या हुआ लोअर के लिए और 10,000 अपर के लिए। तो लोअर निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लोर, मतलब जमीन, याद रहेगा।
और इसको सिलेक्ट कर लिया, और सिग्निफिकेंट मतलब कि किसके हिसाब से राउंड करना है, तो 500 के हिसाब से राउंड। एंटर मारिए, ये आपके सामने। ऐसे में सेलिंग, इसको लिया और 5। अभी कुछ ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं शुरुआती क्लास में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आगे जो हमारे होम मेनू बार के अंदर चीजें अवेलेबल है या डेटा के ऊपर जो भी हम खेलेंगे, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये सब चीजें, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चीजें बता रहा हूं। तो सेलिंग का इस्तेमाल नंबर को राउंड करने के लिए इसका इस्तेमाल। उसके बाद हम आते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में अगर मुझे आज का सिस्टम डेट चाहिए, तो हम टुडे का फॉर्मूला अगर टाइप करना है तो सेमी कॉलन कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, तो ये फिक्स हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। आप चाहते हो हर दिन चेंज हो, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला टुडे का। किसका? टुडे फॉर्मूला। तो टुडे फॉर्मूला यहां डालेंगे तो ये देखिए आपका टुडे आपका आ जाएगा, ये हर दिन चेंज हो। उसी तरह से टाइम अगर टाइप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन कीजिए, तो आपका टाइम आएगा। लेकिन मुझे अगर टाइम चाहिए तो नाउ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नाउ डेट एंड टाइम देता है। तो सिर्फ टाइम चाहिए तो आप फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे या फिर बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, तो सिर्फ टाइम आपका दिखेगा। अब मुझे दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाल, तो एस के लिए अब जस्ट दोनों को माइनस कर दीजिए, दो डेट का बीच का डिफरेंस आ जाए। ऐसे ही अगर टाइम है, अभी मैं बोल रहा हूं कि मुझे 10 बजे मैं ऑफिस जा रहा हूं और शाम को 8 बजे मैं ऑफिस से छूटूंगा। अब 8 बजे लिखना है मुझे तो पीएम लगाना पड़ेगा स्पेस देके, अदरवाइज मॉर्निंग का 8 बजे ले लेगा। और लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस एम पी एम में आया तो इसको हटा दीजिए या यहां पे आप ये डाल दीजिए। अगर ऐसा है कि टाइम चेंज हो रहा है, जैसे मैं आज दोपहर में 2 बजे ऑफिस जाऊं, तो आपको डेट एंड टाइम इकट्ठे लिखने हो कि 9/6 और यहां पे मैंने बोल दिया 14 बजे, मतलब 2 बजे दोपहर। आऊंगा मैं 10 तारीख को, तो 10/6 दोपहर के रात के 3 बजे में आओ। तो इस तरह से डेट एंड टाइम लिखेंगे तो लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्ड डेट एंड टाइम से डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन मुझे इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा तो 13 घंटे आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे 13 नॉर्मल नंबर में चाहिए, जैसे कि मैंने परसेंटेज को नंबर में किया था। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना, इसलिए 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब इस तरह से आया तो इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका 13 लिख जाएगा। तो याद रखिएगा, परसेंटेज को नंबर नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, और टाइम को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 24, इससे टाइम आपका मल्टीप्लाई हो जाए। क्लियर है? तो आज की क्लास में एक ओवरव्यू करते हैं कि क्या 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 हमने सीखा। सबसे पहले हमने आपके साथ डिस्कस किए डेटा सिलेक्शन, कि हम कैसे डेटा को सिलेक्ट करें, और डेटा को सिलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका निकाला हमने, माउस से स्टार्टिंग में क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ लास्ट में क्लिक कीजिए। इसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया शॉर्टकट्स के बारे में, कि शॉर्टकट्स कहां से लाएंगे, तो हम F1 प्रेस करके बोला यहां पे शॉर्टकट सर्च करने के लिए, कि आप यहां पे शॉर्टकट सर्च करेंगे तो सारे शॉर्टकट लिस्ट आपको दिख जाएगा एक्सेल हेल्प के थ्रू। इसके बाद हमने मल्टी सेल सिलेक्शन और मल्टी शीट सिलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया, कि मल्टीपल शीट के साथ हम सिलेक्ट करेंगे तो चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि हम किस तरह से अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया परसेंटेज कैलकुलेशन, राउंड एंड डेट एंड टाइम कैलकुलेशन।
तो कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों को? हीरालाल जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मण जी, महेश जी, मनोज जी। सर अभी तो नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत। जी हाँ। तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं भेज आज की क्लास की रिकॉर्डिंग MP4 फाइल में भी भेजूंगा, साथ में यूट्यूब पे डाल के भेजूंगा, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है वीडियो डाउनलोड करके देखने में प्रॉब्लम हो, इसलिए कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, लेकिन सारी क्लास की वीडियो यूट्यूब पे नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा। शुरुआती में जब तक आप यूट्यूब माने कि हैबिचुअल नहीं हो जाते तब तक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। कल की क्लास की टॉपिक रहेगी हमारी डैशबोर्ड फॉर्मेटिंग, कि हम किस तरह से डैशबोर्ड की फॉर्मेटिंग कर सकेंगे, कल हम इस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो आज जो ये फाइल हमने यूज किया है, इस फाइल को हम आपको भेज देते हैं, ताकि इसमें लगे हुए कैलकुलेशन को देख के आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो आज के लिए शुरुआती थोड़ी सी स्लो चलता हूँ, फिर धीरे धीरे फास्ट करूंगा क्लास को।